सबको शुभोदय। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम गद्य के बारे में देखेंगे। आज एक नया कहानी है। इसका रचना किया है स्वयं प्रकाश जी ने। हम इसके बारे में जानकारी लेने से पहले स्वयं प्रकाश ने मध्य प्रदेश में उसका जन्म हुआ, इंजीनियरिंग पढ़ाई भी की और उनका नौकरी राजस्थान में भी किया और वसुधा पत्रिका की संपादक बन के भी काम किया है। और उनके बहुत कहानियाँ संग्रह है, उपन्यास है और बहुत सम्मान भी मिल चुकी है। बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऐसे बड़े बड़े पुरस्कार भी ले चुके हैं। और इनकी कविताओं में, उपन्यासों में और गद्य में हम मध्य वर्गीय जीवन के कुशल चेहरे की स्वयं प्रकाश की कहानियाँ की वर्ग शोषणा की विरुद्ध चेतना है। जैसे वर्ग शोषणा चलती है हमारे देश में, जैसे पुरातन काल से ही चल रहा है, आज भी चल रही है। ऐसे वर्ग की शोषणा की चेतना पर ये हमको जानकारी देते हैं और समाज में जाति और जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर करने वाले हर भेदाभाव को ये विरोध करते हैं। जैसे लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उन पर इनका कविता निर्भर होती है, कहानी निर्भर होती है। ऐसे महान चेतन स्वयं प्रकाश जी हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। उनके द्वारा रचित हुई इस पाठ के बारे में देखेंगे। पहले से इसकी जानकारी देने से पहले आपको इस पाठ की प्रस्तावना देखेंगे। हम किसी एक सीमा रहने पर हम उसे देश नहीं कहते हैं। किसी एक सीमा है, उस सीमा से हम इसे देश नहीं कहलाती है। और देश बनने में, एक देश की निर्माण होने में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे देश भी है भारत देश। हमारे देश जैसे भारत देश कहलाने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत है, और हम देखेंगे पहले से इनमें सभी नागरिक रहना चाहिए। उसके बाद नदियाँ चाहिए, पहाड़ चाहिए और पेड़ पौधे, वनस्पतियों, पशु पक्षियों, और इसके साथ साथ इस सब को समृद्ध के लिए, विकास के लिए प्रयास करने वाले देशभक्त भी चाहिए। वैसे उसे हम कहते हैं इस सब की बचाने की काम, इस सब का संरक्षण करने की काम को हम कहते हैं कि देशभक्ति। वैसे एक देशभक्ति कहानी है आपको, नेताजी का चश्मा। इसके नाम सुनते ही हमको हमारे मन उभर आता है कि नेताजी हमारे देश के आज़ादी के लिए कितना बड़ा संग्राम किया था। ऐसे महान चेतना, महान व्यक्ति की कहानी आप सुनेंगे हम। उसका नाम है नेताजी का चश्मा। जैसे कवि की ये बहुत संक्षिप्त की विवरण है। यहाँ पर नेताजी के बारे में जानकारी नहीं है, तो नाम तो नेताजी का नाम रखे है। नेताजी के चेहरे पर रहे छोटी सी एक चश्मा के बारे में कहानी है। इसके लिए इसलिए इस पाठ के नाम रखा चाहिए कि नेताजी का चश्मा। जैसे कहानी स्वयं प्रकाश जी ने उस कहानी में वो भी शामिल होकर इस कहानी का आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम इसका संदेश भी जानना चाहिए कि हमको भी देश भक्ति के लिए या हम देश के लिए किसी एक छोटी सी मौका मिल जाए, हम भी देश सेवा करने की आदत बढ़ा लेना चाहिए। हमारे भी है, क्योंकि देश की रक्षा करना हर व्यक्ति का काम है। जैसे जवानों ने आज देश की रक्षा कर रहा है, जहाँ पर हम सुरक्षित है इसके कारण है जवानों। तो जवानों ने, वीर सैनिकों ने आज हमारे देश की सीमाओं में इतना बड़ी हिम्मत से लड़ रहे हैं शत्रुओं से। आज हम इतना सुरक्षित है, उसके कारण है वीर सैनिकों ने। वैसे हमें भी देश की सेवा के लिए हम भी मन करना चाहिए। अब नेताजी के चश्मे के बारे में देखेंगे। इनकी थोड़ी सी कन्नड़ में विवरण देखेंगे। नेताजी की ಚಸ್ಮಾ ಪಾಠವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಅದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1947ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ತಾವು
ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು. ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಸುಧಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಕಹನಿಗಳನ್ನು, ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಮ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬನಮಾಲಿ ಪುರಸ್ಕಾರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಈ ಅನೇಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮಗೆ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಟ್ ನಾವು ಆ ಪಾಠ ಬರೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇವರ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇವರ ಒಂದು ಕಥೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಗ ಶೋಷಣೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ, ವರ್ಗ ಶೋಷಣೆ ಏನು, ವರ್ಗದ ಜಾತಿ ವರ್ಗ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವೋ, ವರ್ಣಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಆ ಥರದ ಶೋಷಣೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಲಿಂಗ ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತಹ ಭೇದ ಭಾವದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಹನಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಈಗ ನಮ್ಮೂರನ್ನು ನಾವು ದೇಶ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಕಂಚಿನಾಳ್ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ನಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರೇ ಆದ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದರೇ ಆದ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನು ದೇಶ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇವಲ ಭೂಭಾಗ ಇರೋದರಿಂದ ಅದನ್ನು ದೇಶ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಜನ ವಾಸಿಸದೇ ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇಶ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ನಾವು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶ ಅಂತ ಒಂದು ದೇಶದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ದೇಶ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಭಿ ನಾಗರಿಕರು, ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕರು ಬೇಕು, ನದಿಗಳು ಬೇಕು, ತಾವು ಕುಡಿದು ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವಾಸಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬೇಕು, ಗಿಡ ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕು, ಮರ ಗಿಡಗಳು, ವನಸ್ಪತಿಗಳು ಬೇಕು, ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಮರ ಗಿಡ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ದೇಶ ಅನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ದೇಶದ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಅಥವಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರವ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತಹ, ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ದೇಶಭಕ್ತನೂ ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಕಹನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಪಾಠದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯುವ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇವೆನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅದು ದೇಶ ಸೇವೆ. ನಿನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹಸುವಿನಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಅದು ದೇಶ ಸೇವೆ. ದೇಶ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅದು ನೀನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆ, ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದೆ ಅಂದರೆ ಸೇವೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೇಶ ಸೇವೆ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪಾಠದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ನೇತಾಜಿ ಕಾ ಚಸ್ಮಾ ಅಂದರೆ ನೇತಾಜಿಯವರ ಒಂದು ಕನ್ನಡಕ. ನೇತಾಜಿಯವರಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ ಎಷ್ಟು ಶೋಭೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಕನ್ನಡಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೇತಾಜಿ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಠ ನೇತಾಜಿ ಕಿ ಚಸ್ಮಾ, ನೇತಾಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಕನ್ನಡಕದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪಾಠ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪಾಠ, ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೀವು. ಕತೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕತೆ ಇದು. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಈ ಕತೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಇದರ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. यहाँ पर हालदार साहब, वैसे एक व्यक्ति की परिचय होता है हमको. हालदार साहब है जैसे बंगाल की जगह पर देने वाली, जातिवार देने वाली एक उपाधि है. ऐसे बंगाल एक कंपनी में 15 दिन की काम था हालदार साहब को. वहाँ पर गुजरने की अवसर मिला. वहाँ पर वो कस्बा नगर में जैसे इतना बड़ी बड़ी वस्तुओं या नगर देखने के लिए इतना नहीं था, तो छोटा सा एक कस्बा था. कस्बा मीन्स होबड़ी. कैसे एक बड़ा नहीं था वो,
ऊंचे ऊंचे मकान थे, वैसे कुछ गिर चुकी थी मकान, छोटा सा एक बाज़ार था, वहाँ पर भी कुछ लोग ने कुछ खरीदने के लिए जाते थे, और लड़कों की एक स्कूल था, लड़कियों की भी एक स्कूल था, और सीमेंट की छोटा सा एक कारखाना था, और उसके साथ साथ ओपन एयर सिनेमा घर था। और इतना ही नहीं, वहाँ पर एक नगर पालिका था। नगरी पालिका कुछ समय कुछ काम करती रहती थी, कुछ रास्ता पक्का करवा दी, और कुछ नगर पालिका की सम्मेलन करवा दी, चिड़िया की घर कर दी। और वैसे देखे तो ऐसे सब सम्मेलन के लिए और कुछ काम करती रहती थी। कौन सा? नगर पालिका। वैसे समय वहाँ पर एक अधिकारी ने, एक उत्साही अधिकारी ने वहाँ पर आया, उनका समय पूरा होने की समय पर वो एक निर्णय लिया कि यहाँ भी एक चौरास पर एक नेताजी की चश्मा बनाया दिया जाए, जैसे मुझे मेरा जन्म तक, मेरा मरण तक ये सब मुझे याद रखा जाए। इसलिए वो एक निर्णय लिया और सभी मूर्तिकारों ने को बुलाया, इसे करने के लिए बुलाया। सब लोग आए, उस मूर्ति करने के लिए कोशिश किए, और स्थानीय कलाकारों को भी अवसर मिला। सब लोग आए, कुछ लोग हट गए मूर्ति बनाने में और डर गए कुछ लोग, क्योंकि कस्बे के लोग बहुत विचित्र है और कुछ भी कर सकते हैं, और नेताजी की चश्मा कुछ भी बिगड़ गई तो समस्या हो जाती है। इसलिए वो कुछ नहीं आए, कोई नहीं आए वहाँ पर। परंतु वहाँ की एक हाई स्कूल ड्राइंग टीचर था मोतीलाल जी ने, वहाँ पर मिल गया। मोतीलाल जी को एक पूरा से हौसला कर दी, क्योंकि यह पूरा नेताजी की चश्मा बना के आप देना चाहिए। और नेताजी ने एक संगमरमर का पत्थर से उस इतना ऊंचा और नेताजी की सुंदर मूर्ति बनाने की कोशिश की, और मूर्ति बनाने में उनका प्रयास चला। ऐसे चलने में वो मूर्ति बना दी। वो रात के समय, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत होती है रास्ता में, इसलिए रात के समय ये काम शुरू किया और काम पूरा हो चुका। अब सब लोग उसका उद्घाटन करने के लिए आए। जैसे मूर्ति देखने से हमको लगता है कि दिल्ली चलो, ये किसका घोषणा है? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की घोषणा है, दिल्ली चलो, मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। यहाँ पर हमारे देश में है लोग आज, मुझे खून दो, आपको आज़ादी दूंगा। खून देने वाले नहीं है, खून निकालने वाले लोग हैं यहाँ पर, खून बहाने वाले लोग हैं, है या नहीं? ऐसे संदेश दिया था। वैसे लग रहा था, उसे देखने से हमको लग रहा था कि दिल्ली चलो, आपको आज़ादी दूंगा। उनको आंखों की चश्मा करने की भूल गया था। बहुत लोगों की ये सवाल था कि मोतीलाल जी ने एक सुंदर नेताजी की मूर्ति बना दिया, परंतु चश्मा क्यों भूल गए, या बनाने में उसे कठिनाई पड़ गई। इसकी सवाल बहुत बड़ी सवाल हो गई। बहुत लोग बोले क्यों नहीं बनाया। और उसके बाद क्या होता है बच्चों, आगे देखेंगे। वैसे साहब जी ने वहाँ पर गुजरने के समय वहाँ पर जा रहा था, वहाँ पर देखा कि नेताजी की सुंदर मूर्ति देखकर हालदार साहब ने बहुत संतोष हो गए, खुश हो गए, और उत्साह से देखा। वहाँ पर नेताजी की चश्मा नहीं था, परंतु अगले दिन आए, नेताजी की चश्मा था। परंतु उसके मस्तिष्क में जो एक प्रश्न आया, तो पत्थर का मूर्ति है, परंतु ये चश्मा ओरिजिनल है, क्यों? इसे बनाने में क्या हुआ? ये चश्मा क्यों आ रही है, किसने लगा रहे हैं? और बाद में आए, वहाँ पर एक दुकान था, पान वाले की दुकान था, वहाँ पर आए, पान खाए और वहाँ पर देखने लगे। वैसे देखने लगते तो लगा कि हर दिन वहाँ पर आने की एक आदत पड़ गई हवलदार साहब को। हर दिन उनको ड्राइव के साथ साथ आते थे, वहाँ चौरास में गुजरते थे और पान खाते थे, शेर नेताजी की मूर्ति देखते थे। वहाँ पर हर दिन अलग अलग चश्मा, एक दिन काला था, एक दिन लाल लाल था, हर दिन बदल बदल हो रही थी चश्मा। उसे देखकर इसका उत्साह और बिगड़ गए और पूछा पान वालों को, भाई मुझे बहुत दिन की एक सवाल है, क्यों ये चश्मा बदल रही है? क्योंकि पत्थर की चश्मा नहीं हो सकती? इसलिए वो इतना सुंदर उत्तर दिया।
पान वाला ने, मास्टर जी भूल गए। हाँ, मास्टर जी भूल गए, इसलिए वहाँ आ रही है। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है, मूर्ति पत्थर का है, चश्मा ओरिजिनल है। बहुत संतोष हुआ। हर दिन ऐसे हो रहा था। उनका उत्साह और बढ़ा और वो बोला कि इस चश्मा को लगाने वाले व्यक्ति कौन है। और उसने बताया ये व्यक्ति एक महान व्यक्ति है, आज उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। इसलिए पान वाले के पास जाके ये पूछा, ये सब चश्मा हर दिन बदलने वाले कौन है। वो बहुत मजाक से बताया, इतना बड़ा व्यक्ति नहीं है। आप इतना उत्साह से पूछ रहे हो कि इतना बड़ा व्यक्ति नहीं है। और उन्हें भी उसका जवाब दिया। इसको लगा कि आज देशभक्ति मजाक की चीज़ बन गई है। हर लोग ही मजाक करते हैं देशभक्ति के बारे में, है या नहीं। ऐसे हवलदार साहब बाद उसके पास आके पूछने लगा, और वो क्या कहा, इस चश्मा को लगाने वाले कौन थे, क्यों वो चश्मा लगा रहा था। इसके बारे में आप अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।